This call is now being recorded. तो काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हमारे कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स का, एंड देन वी विल जंप ऑन टू ट्रांसमिशन ऑफ नॉन इम्पल्स. सो कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स का थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसकी कहानी यहाँ पे क्या थी जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स. क्योंकि इसके ऊपर कुछ सवाल भी आज हम करेंगे यहाँ पे, सो आई वांट कि थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए सवाल करने के पहले. सो जब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स की, तो यू हैव अ एक्सॉन एंड एक्सॉन इज इन अ रेस्टिंग स्टेट. अब आप लोग मुझे वैसे ही अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो. अगर मेरा एक्सॉन स्टेट के अंदर है, उसके ऊपर लगे हुए आपके यहाँ पे सोडियम आयन चैनल्स एंड पोटेशियम आयन चैनल्स. सो सोडियम आयन चैनल्स एंड पोटेशियम आयन चैनल्स आर द वन व्हिच आर देयर ऑन द एक्सॉन मेम्ब्रेन, राइट. मुझे बताओ इनमें से कौन सा आयन चैनल होता है जो आपका पूरा बंद रहता है? Sodium channels. Sodium ions. Sodium ion channels, right? They will remain closed all the time. पोटेशियम वाले मेरे यहाँ पे पार्शियली ओपन होंगे, पार्शियली क्लोज होंगे. सो दे आर द वन व्हिच आर पार्शियली ओपन एंड पार्शियली क्लोज. सो दैट इज व्हाई पोटेशियम वाले मेरे यहाँ पे लाइक कुछ ऑन होंगे, कुछ ऑफ होंगे. ठीक है. देन यू हैव अ सोडियम पोटेशियम पंप, और इसका काम क्या होता है? पोलैरिटी मेंटेन करना. कैसे? 3 पॉजिटिव को बाहर निकालता है और 2 के पॉजिटिव लेता है. बहुत सही. सो 3 Na+ आयंस को ये बाहर निकलेगा और 2 K+ आयंस को ये अंदर लेगा. दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर. एंड इन द रेस्टिंग स्टेट यू शुड आल्सो नो दैट कि आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस के अंदर मोर अमाउंट ऑफ Na+ आयंस विल बी देयर एंड लेस अमाउंट ऑफ K+ आयंस. और अंदर अगर आप देखते हो यहाँ पे एक्सोप्लाज्म के अंदर, देन यू विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ माय पोटेशियम आयंस एंड लेस अमाउंट ऑफ माय सोडियम आयंस. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम. नाउ then you have something over here, you have a resting state. रेस्टिंग स्टेट में याद रखना, आपका अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर आपका होता है पॉजिटिव चार्ज. अंदर आपका नेगेटिव चार्ज क्यों होगा? Why I will have negative charge on the inner side? Because of negative charged ammonic acid. Right, because of negatively charged amino acid, I will have the proteins which are there on the plasma membrane. वहां पे आपके होंगे नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड. बेटा ये सब याद रखना है, भूलना मत. आपके जो प्रोटीन लगे हुए थे ना आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उन प्रोटीन्स के अंदर आपका वहां पे होता है नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, और उसके वजह से वो आपके वहां पे रहते हैं. दे आर गोइंग टू बी योर, दैट्स व्हाई यू विल हैव इनसाइड नेगेटिव चार्ज. अंदर का अगर आप देखते हो चार्ज, सो दैट इज गोइंग टू बी -70 मिलीवोल्ट. और जैसे ही आपको ट्रिगर मिला, जैसे ही आपका स्टिमुलस मिला, दिस कंप्लीट मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल गेट रिवर्स्ड. आपका पूरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा. दैट मींस नाउ यू विल फाइंड आपके सोडियम आयन चैनल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. जैसे मेरे सोडियम आयन चैनल्स मेरे ओपन हुए, सारे सोडियम आयंस मेरे अंदर आएंगे, और उसके जैसे अंदर का साइड मेरा हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर का यहाँ पे हो जाएगा मेरा कंपेरेटिवली नेगेटिव. सो दैट इज माय डीपोलराइजेशन. अब एक बात बताओ, डीपोलराइजेशन से आप वापस लेके आते हो रीपोलराइज कंडीशन के अंदर. तो मुझे आप ये बताओ कोई तो भी हैंड रेस करके कि क्यों आपको एक्सॉन को वापस रीपोलराइज करना है? रहने दो ऐसे ही, क्या फर्क पड़ रहा है? डीपोलराइजेशन आपके यहाँ पे हो चुका है, राइट. आप पे पूरा स्विच हो चुका है. बाहर का हो गया नेगेटिवली चार्ज, अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज. क्यों हुआ? सोडियम आयंस मेरे अंदर आ गए इसलिए. मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि डीपोलराइज तो आपके यहाँ पे हो चुका था, उसके बाद इसने अपने आप को क्या यहाँ पे रीपोलराइज करने की जरूरत क्यों है? Why do we need to do the repolarization over here? ये बताओ. यही तो सवाल आपके जहन में आना चाहिए ना कि why we have to do the repolarization. रीपोलराइजेशन करना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए. हाँ बोलो मुस्कान, बोलो. ठीक है मैं बताता हूँ, रुक जाओ. रीपोलराइजेशन करना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब तक आप उसे रीपोलराइज करोगे नहीं, तब तक एक नया नर्व इम्पल्स आपका स्टार्ट नहीं हो सकता. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू ब्रिंग द रीपोलराइजेशन वेरी सून. और वो करने के लिए आपका यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप आपके यहाँ पे मदद करेगा. दैट इज समथिंग विल बी डूइंग ओवर हियर. ये बात आपको याद रखनी है, और इसके बाद इट विल गेट इनटू रीपोलराइज कंडीशन. अब मैंने अगर आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, देयर वाज अ टर्म आई हैव यूज्ड एंड दैट इज माय रिफ्रैक्टरी पीरियड. So time taken to repolarize from the depolarized condition is called as my refractory period. और इस तरीके से आपका नर्व इम्पल्स फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट आपका आगे बढ़ के आपका आगे निकलेगा.
दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप इतनी बातें याद रख सकते हो देन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ऊपर। चलिए, सो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे कहानी आपकी कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट होगी। सो बेसिकली हियर विल टॉक अबाउट हमें करना यहाँ पे क्या है। एक न्यूरॉन है, उसके अंदर आपका नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है, वहां पे कंडक्शन हो रहा है नर्व इम्पल्स का। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आप कैसे ट्रांसफर करते हो अपने नर्व इम्पल्स को, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आपका जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वही हमने यहाँ पे देखना है। सो हियर यू आर फाइंडिंग देयर इज अ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हैपनिंग ओवर हियर। द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हैपनिंग ओवर हियर, और ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हम यहाँ पे सीखेंगे। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आपका इम्पल्स जाता कैसा है वो हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। तो इसको सीखने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी एक पिक्चर बना देते पहले तो, दैट यू विल फाइंड आपको आपकी एक्सॉन एंडिंग मालूम है कैसे दिखती है। सो यू विल हैव योर एक्सॉन एंडिंग ओवर हियर, राइट। ये मेरी यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग। सो दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय प्री साइनेप्टिक नॉब और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो दिस इज बेसिकली माय एक्सॉन एंडिंग, और यहाँ पे आई कैन आल्सो कॉल इट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे नॉब भी कह सकते हो आप, यू कैन आल्सो यूज द टर्म लाइक अ नॉब, बट क्योंकि आपकी बुक नॉब इस्तेमाल यहाँ पे टर्म नहीं करी, देन यू कैन आल्सो यूज द टर्म लाइक अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये आपका एक्सॉन एंडिंग आपके यहाँ पे हो गया। उसके साथ आपके सामने यहाँ पे होगा एक दूसरा न्यूरॉन। अब आपको अगर याद हो तो न्यूरॉन के अंदर जो पार्ट था जो आपके इंपल्स को लेता था वो आपका था डेंड्राइट, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग। सो द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन व्हिच वाज रिसीविंग द सिग्नल वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द डेंड्राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक डेंड्राइट होगा और डेंड्राइट की भी मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिलती है वी कैन कॉल देम एज अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे ये है कि मेरा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से मुझे ट्रैवल कराना है, मुझे एक्सॉन एंडिंग से मेरा ट्रैवल करा के मुझे लाना है मेरे नर्व इम्पल्स को मेरे इसके ऊपर मुझे लाना है इनटू योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मुझे वहां पे लाना है। जस्ट वेट अ मिनट, आई हैव टू ब्रिंग इट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तभी मैं कहूंगा कि मेरा नर्व इम्पल्स वहां पे ट्रांसमिट हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब मेरा नर्व इम्पल्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, व्हेन माय नर्व इम्पल्स विल ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये जो न्यूरॉन होगा ये भी तो मेरा एक दूसरा न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन 1, दिस इज माय न्यूरॉन 2, या मेरा यहाँ पे न्यूरॉन 2 है। सो न्यूरॉन 2 के अंदर क्या होगा, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आपका यहाँ पे आ रहा है तो न्यूरॉन 2 के अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वहां पे भी सेम चीज होगी जो आपकी पहले हो रही थी न्यूरॉन 1 के अंदर। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि आपका ट्रांसमिशन एक्चुअली में यहाँ पे होता कैसा है। सो लेट्स सी यहाँ पे मैं क्या देखना पड़ेगा। सो लेट मी मेक अ एक्सॉन एंडिंग अगेन, and let's assume you have a one more site over here. ठीक है, so now let's do the labeling. You have a pre-synaptic membrane over here. You have a pre-synaptic membrane, and here you have a post-synaptic membrane. हमें प्री से पोस्ट की तरफ नर्व इम्पल्स को पहुंचाना है। अभी हम पहुंचाएंगे कैसे, तो याद रखना आपकी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपके सामने यहाँ पे, इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके कुछ यहाँ पे वेसिकल्स। सो विद इन दिस यू विल हैव सम वेसिकल्स, कुछ ऐसे आपके गोल गोल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू कॉल देम एज वेसिकल्स। अब ये जो वेसिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये वेसिकल्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे you'll find something called as my acetylcholine। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दोस न्यूरोट्रांसमीटर जो आपको मिल जाए वो वेसिकल्स के अंदर मिल जाए, एंड दोस आर कॉल्ड एज माय acetylcholine। तो ये जो वेसिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस वेसिकल्स विल बी कॉल्ड एज माय synaptic vesicle। These vesicles are called as my synaptic vesicles। ठीक है, सो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स, एंड विद इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स विल बी फाइंडिंग दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज माय न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें ये आपको जो रेड रेड डॉट्स में बना के रखे हुए हैं, दीज आर माय न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ डायरेक्टली, दैट इज माय acetylcholine।
कोलिन मेरे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। उसके अलावा आपको याद रखना है कि आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर विल हैव सम रिसेप्टर्स। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर विल बी हैविंग सम रिसेप्टर्स हो रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रिसेप्टर्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके कुछ रिसेप्टर्स। सो विल बी हैविंग सम रिसेप्टर्स ओवर हियर। याद रखना ये वाई शेप का स्ट्रक्चर जो है ना, ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर तो आपने पहले भी देखा है, अगर आपको याद हो तो वी हैव डन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ना, तो वहां पे आपने देखा है रिसेप्टर कैसे दिख जाता है आपको, यू नो दैट। ओके, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। नर्व इंपल्स आपका यहाँ पे पहुंच गया एक्सॉन एंडिन तक। आपका नर्व इंपल्स यहाँ पे ट्रैवल कर करके वो प्लस माइनस करते करते हुए आपका नर्व इंपल्स आपका एंड तक पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस वेसिकल विल कम एंड ज्वाइन विद द मेम्ब्रेन। दिस वेसिकल्स विल कम एंड ज्वाइन विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद बर्स्ट होंगे और अपना एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे वो रिलीज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो वेसिकल्स होते हैं दे विल कम एंड अटैच विद द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से जाके ये लोग अटैच करेंगे और उसके बाद होंगे वहां पे बर्स्ट, मतलब ब्रेक होंगे। और जैसे वहां पे ब्रेक होते हैं तो आपका एसिटाइल कोलिन जो अंदर रखा हुआ है वो सारा आपका बाहर निकल के आ जाता है। सो विल फाइंड ऑल द एसिटाइल कोलिन विल कम आउटसाइड द दैट पर्टिकुलर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो मेरे वेसिकल्स यहाँ पे है ना, ये खुद से नहीं आते हैं, इनको खींच के लाना पड़ता है। और इनको खींच के यहाँ पे कौन लाएगा, इनको लाएगा मेरा यहाँ पे कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस आर द वन व्हिच विल ड्रैग देम एंड विल ब्रिंग देम टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। सो आपके जो कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे होते हैं, ये कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे आएंगे। दिस कैल्शियम आयंस आर गोइंग टू कम and going to drag this vesicle towards the membrane. So कैल्शियम आके इसको पकड़ेंगे वेसिकल्स को and will drag them towards the membrane. तो ये बात रखना कि कैल्शियम आयंस यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा याद करो ना, if you just go back to 4-5 weeks back, if you just try to recall few things, you will realize हमने ये चीज पढ़ी थी जब हम लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था कि आपके कैल्शियम आयंस के आपको 3 रोल याद रखने हैं। एक होता है आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा आता है आपका ब्लड क्लॉटिंग, और तीसरा आपका हुआ करता था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। इफ यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल फ्यू थिंग्स, राइट। तो 3 चीजें आपने देखी थी इन टर्म्स ऑफ योर कैल्शियम आयंस। वही 3 चीजों में से तीसरी चीज आपके सामने आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो योर कैल्शियम आयंस आर द वन व्हिच आर एक्चुअली गोइंग टू ड्रैग दिस वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, और उसके बाद वेसिकल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, द वेसिकल इज गोइंग टू रिलीज ऑल दोस एसिटाइल कोलिन बाहर। यहां से आपका एसिटाइल कोलिन आपके यहाँ पे बाहर रिलीज हो चुका है। So याद रखना, calcium ions will have a very important role to be played to bring the vesicle towards the membrane, and the vesicles are going to break apart and all the acetylcholine is going to come out. Now what will happen here is, जो आपका acetylcholine आपका यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है, this will go and sit on the receptor. तो obvious बात है, acetylcholine जो आपका निकल के आपका यहाँ पे आ रहा है, it will come and sit on the receptor. अब जैसे ही मेरा यहाँ पे acetylcholine आके रिसेप्टर को आके बैठेगा, as soon as my acetylcholine will come and sit on the receptor, आपका एक ट्रिगर यहाँ पे जनरेट होगा, या मैं कहूंगा ऑन द अनदर न्यूरॉन ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यू विल फाइंड, और आई वुड से ऑन द नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट, यू विल फाइंड अ नर्व इंपल्स विल जनरेट। तो जैसे ही आपका, आप ये मान लो कि जैसे ही मेरा एसिटाइल कोलिन आके बैठेगा ना इसके ऊपर, आपके ये वाले न्यूरॉन के ऊपर जो एनएआईएन चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे सडनली, एंड दैट मीन्स कि आपका ट्रिगर उसे मिल चुका है। एंड नाउ द सेम थिंग जो कंडक्शन हमने किया था पिछली क्लास के अंदर, वही कंडक्शन अब इस न्यूरॉन के अंदर भी आपका चालू हो जाएगा। सो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन का इस्तेमाल करके वी आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रिगर द अनदर न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन एक बार ट्रिगर हो गया, उसे इंपल्स मिल गया, उसे स्टिमुलस मिल गया, एंड नाउ इट विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। तो आप ये मान लो कि वहां पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ योर न्यूरॉन गेट्स विल कंडक्ट द नर्व इंपल्स। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आपको इसके अंदर एक और चीज आप याद रख लो यहाँ पे, दैट ये जो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाए ना, द स्पेस यू आर फाइंडिंग ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट माय साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बात भी याद रखना कि स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक। तो यहाँ से आपका लाइक नर्व इंपल्स आपका ट्रांसमिट किया जाएगा। अब ये जो नर्व इंपल्स आपका आप ट्रांसमिट कर रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ केमिकल टाइप ऑफ नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। इसे हम इवन कहते हैं केमिकल साइनेप्सिस, वी आल्सो कॉल्ड एज अ केमिकल साइनेप्सिस, क्योंकि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो कुछ आपके न्यूरोट्रांसमीटर को। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक ये बात आप जानते हो वैसे भी, एसिटाइल कोलिन इज गोइंग टू बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, इज गोइंग टू बी अ न्यूरोट्रांसमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत सारे होते हैं बट ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपके सामने, एंड इसकी मदद से हम हमारे नर्व इंपल्स को आगे पहुंचा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज माय केमिकल साइनेप्सिस।
इस तरीके के नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ केमिकल सिनेप्सिस. सो दैट इज फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बातें आप सबके यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई चीज रिपीट करनी हो तो बता दो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई चीज में मसला आ रहा है तो बता दो. लड़कों को समझ आ रहा है सब? अभिषेक, किशोर, पीयूष, हुस्नबाज, प्रिंस, Yes, sir. आयुष, और कौन है अपने साथ? हिम्मत सिंह possibly, and all the other boys. I hope it's clear to all of you. Okay, so that is something we have done. Now, ये हो गया आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है, अब आपको याद ये रखना है दैट यू हैव टू काइंड ऑफ नर्व इम्पल्स, टू काइंड ऑफ सिनेप्सिस. एक तो आपका होता है केमिकल सिनेप्सिस, एक आपका होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस. वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में. So nerve impulse is transmitted from one neuron to another through a junction called as a synapses. A synapse is formed by a membrane of pre-synaptic neuron and a post-synaptic neuron. उसको हम कहते हैं synapses. So ये जो आपका जंक्शन यहाँ पे बन रहा है ना, जैसे हम बोलते थे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये जंक्शन जो आपका बनेगा ना प्री एंड पोस्ट का, that is called as my synapses, which may or which may not be separated by a gap called as synaptic cleft. जो गैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये गैप को आप जानते हो ना, you call it as a synaptic cleft, CLEFT. अब याद रखना, कई बार क्या होता है ना कि दो न्यूरॉन के बीच में आपको गैप नहीं मिलता. सो दो न्यूरॉन है, समझे मेरा एक्सॉन एंडिंग है यहाँ पे, राइट? और दूसरा जो यहाँ पे न्यूरॉन मेरा स्टार्ट हो रहा है, द सेकंड न्यूरॉन विच इज स्टार्टिंग हो रही है, इज वेरी क्लोज. ये बहुत क्लोज है, इतना क्लोज होता है कि ऑलमोस्ट चिपक रहा होता है उसे वहां पे, राइट? सो अदर न्यूरॉन हियर इज गोइंग टू बी द अ वेरी क्लोज वन. अगर आपको कंडीशन मिलता है, इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ न्यूरॉन, सो याद रखना यहाँ पे आपका केमिकल सिनेप्सिस आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आपका यहाँ पे होगा. मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका यहाँ पे आएगा, कोई बीच में गैप है नहीं, कोई क्लेफ्ट आपका यहाँ पे है नहीं. तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका यहाँ से आ रहा है और वो डायरेक्टली आपका ये न्यूरॉन से आपका इस न्यूरॉन के अंदर आपका जा रहा है. अगर ऐसा होते हुए अगर आपको दिख जाए, सो ऐसी कंडीशन को आप बोलोगे अपना यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस. सो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के अंदर याद रखना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में आपको यहाँ पे याद ही रखना है दैट यू विल फाइंड देयर विल बी नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट. बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, और जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वैसे ही कंटिन्यूअसली आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह आपका नर्व इम्पल्स आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो आपका डायरेक्टली पास हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एसिटाइल कोलाइन की जरूरत नहीं है, कोई गैप नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग रैपिडली, राइट? ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस कंडीशन जहां पे आपको चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर, ये निकलेगा बाहर जाएगा, फिर जाके बैठेगा रिसेप्टर पे, देन द न्यूरॉन विल गेट अ सिग्नल. मुझे बताओ इन दोनों में से फास्ट कौन सा लग रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस या केमिकल सिनेप्सिस? Electrical science. Electrical. Electrical is a faster one, very simple. So that's something you have to know. देखो यहाँ पे आपकी आगे पिक्चर एनसीईआरटी की. So I think the picture is very much clear to you. I don't think इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत है. You have your synaptic vesicles, you have a pre-synaptic membrane, you have a synaptic cleft, and then you have a post-synaptic membrane, and then you have receptors. बाकी सब आप यहाँ पे जानते हो. Then electrical synapses are rare in our system. ये आपको ज्यादा नहीं मिलते, कम ही मिलते हैं. Impulse transmission across electrical synapses is always faster than the across the chemical synapses. तो याद रखना आपको यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल synapse आपका ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू केमिकल synapse. Transmission of impulse across the electrical synapse is very similar to the impulse conduction along the single axon, as a membrane of pre and post neuron are very close proximity. मैंने आपको बोला था प्री एंड पोस्ट के बीच में आपका डिस्टेंस बहुत कम होता है. You don't have any kind of synaptic cleft. So the electrical current can flow directly from one neuron to other across the synapses. Simple. Then we have the chemical synapse जो हमने यहाँ पे देखा था. So I won't be reading all the things over here, but जो भी हमने पढ़ा था वो आपको यहाँ पे mention किया हुआ है, right? You will have a synaptic cleft in between, and chemical called neurotransmitter are involved in the transmission of my impulse at the synapses. अब neurotransmitter आपके कई सारे होते हैं. You can have your epinephrine, norepinephrine, acetylcholine, serotonin, dopamine, बहुत सारे होते हैं. So we can have a look at the names later on, but you can have number of neurotransmitters. अब जब आपका ये सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, when you are transmitting the signal over here, right? अब ये वाला पार्ट is something you have already seen this. जो मैंने आपको बताया था वहां पे, वही आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे साइनेप्टिक वेसिकल आपके आते हैं मेम्ब्रेन के पास, they fuse with the plasma membrane. सेम चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है. यहाँ पे देखते हैं.
द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, वो हमने देखा, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहां पे जाके वो अटैच हो जाता है. द बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल्स अलाउिंग इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. जैसे ही आपका बाइंडिंग हुआ, आपके आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं. आयन चैनल ओपन होना मतलब आपके सोडियम आयन चैनल्स, आपको सिग्नल मिल गया वहां पे. जैसे ही आपको सिग्नल मिल गया, आपके सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे and that will generate a new action potential. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. या फिर ये excitatory हो सकता है या फिर आपका inhibitory भी आपका ये हो सकता है. So that depends. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. This is the story of my chemical synapses. So I hope ये बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज बता दो कि ये चीज समझ नहीं आई है, then I will repeat that thing to you. अगर आप कुछ बोल नहीं रहे तो I will assume that कि समझ आ रहा है. I will assume that things are clear to you. ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका कितना यहाँ पे पुराना चीज आपको यहाँ पे याद है. निसेल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, निसेल बॉडीज जो आपकी होती है उसके अंदर आपको बेसिकली क्या देखने के लिए आपको मिल जाता है. फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें ब्रेन भी देखना है. तो हाँ जी अंशिका शर्मा बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर ए ऑप्शन. आप यहाँ पे ए कह रहे हो अंशिका शर्मा, ठीक है. मुस्कान बताइए निसेल बॉडीज में आपको क्या मिल जाता है. सर ऑप्शन है. आपका भी ऑप्शन है. चेतना क्या मिलता है निसेल बॉडीज के अंदर. डी ऑप्शन. ऑप्शन डी. सलम कुमारी सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. एंड कोमल पांडे सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी निसेल बॉडीज आर नथिंग बट माय राइबोसोम्स एंड आरईआर का कॉम्बिनेशन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर जो आपके यहाँ पे जुड़े हुए आपको मिल जाते हैं, दैट इज योर निसेल बॉडी. ठीक है, प्रोटीन लिपिड का कोई कनेक्शन है नहीं यहाँ पे, नथिंग. सो दैट्स योर ऑप्शन डी. माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, चलो मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ थोड़ी सी. एस्ट्रोसाइट्स तो नहीं करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स तो माइलिन शीथ यहाँ पे नहीं करते हैं. तो काफी हेल्प मैंने यहाँ पे कर दिया आप लोगों की. सो ये तो नहीं करने वाले आपके यहाँ पे हेल्प. ठीक है, बताइए प्रिंस क्या होगा आंसर यहाँ पे. सर फोर्थ ऑप्शन. प्रिंस को फोर्थ लग रहा है यहाँ पे. शिखा दुबे क्या लग रहा है. सर ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. श्वानसेन एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दे कैन फॉर्म द माइलिन शीथ. तो एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं. एस्ट्रोसाइट्स आर द वन which filter out, which are going to filter out toxic substance and protect neurons. बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है. सी, योर ब्रेन विल हैव अ ब्लड सप्लाई. Obviously the brain will have a blood supply, तो ब्रेन की तरफ आपका काफी अच्छा ब्लड आपका पे जा रहा होगा. So you should know very clearly कि अगर ब्लड जा रहा है तो ब्लड में आपको कुछ चीजें हो सकती है जो आपके काम के नहीं है ब्रेन के लिए. तो ऐसी चीजों को आपका ब्रेन की तरफ जाने से रोकता कौन है, आपका एस्ट्रोसाइट्स. या मैं कहूंगा आपके न्यूरॉन्स को बचाता है कोई भी अनवांटेड चीजों से आपका एस्ट्रोसाइट्स. तो इसलिए हम कहते हैं कि फिल्टर आउट करता है. तो ये मान लो कि आपका एस्ट्रोसाइट न्यूरॉन्स के आसपास खड़े रहेंगे और कोई भी अनवांटेड टॉक्सिक या बेकार की चीज अगर आ रही है ना तो उसे वो आने नहीं देंगे. They will only allow essential things to reach towards the neurons. So that is what my astrocytes are known for. तो याद रखना, हाँ, oligodendrocytes जो आपके होते हैं, they can actually make the myelin sheath. The Schwann cell and oligodendrocyte are the one which we are going to make the myelin sheath. ठीक है, next. Receptor site for neurotransmitter are present on. चलिए बेटा, ये तो अभी भी किया. Receptor site for neurotransmitter are present on. बोलिए पूजा क्या होगा इसका आंसर. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी लग रहा है. ओके, देन मुस्कान कुमारी. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो देन आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही है. इट इज माय पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. यहाँ पे तो होते हैं आपके रिसेप्टर्स. दीज आर द साइट्स वेयर आई विल बी हैविंग द रिसेप्टर्स, जहां पे आके बैठेगा मेरे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर. ध्यान से देखो पिक्चर को एंड टेल मी कौन सी लेबलिंग यहाँ पे ज्यादा सही है. ठीक है, बताइए चेतना क्या लग रहा है आपको इसका आंसर. थर्ड ऑप्शन. कोमल पांडे. सर थर्ड ऑप्शन.
अभिषेक, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे ऐसा सही आंसर यहाँ पे। सो यू हैव अ रिसेप्टर, राइट। सो ए आपका यहाँ पे सी लेवल किया हुआ रिसेप्टर, और सी जो आपका यहाँ पे दैट्स मैसेटिक वेसिकल्स ओवर देयर। सो दैट्स अ टू करेक्ट लेबलिंग्स। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। टेक योर टाइम, टेक योर 1 minute and read the question carefully. When a neuron is in a resting state, जब resting state में होगा तो बताओ सबसे बेटर आंसर यहाँ पे क्या निकलेगा? One of the most appropriate answer of this 4 is going to be what? If not exactly true, but most appropriate. क्या बात है? बोलिए शिफा, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ओके, अंशिका शर्मा, सर डी। क्या सब लोग डी के साथ यहाँ पे एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। राइट, तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। सी पहला स्टेटमेंट, सो यू नो यू आर इन अ रेस्टिंग स्टेट और आपका यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, आपका मतलब न्यूरॉन आपका काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन आपको यहाँ पे मिल सकती है? राइट, सो इन दैट केस विल आई फाइंड कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू माय सोडियम आयंस। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मैंने आपको पहले ही बताया था सोडियम आयन चैनल्स आपके रहते हैं वहां पे बंद। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इक्वली परमेबल टू माय सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बोला है आपको कि सोडियम आयंस का दरवाजा वहां पे बंद रहता है रेस्टिंग स्टेट पे। इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, तो मैंने आपको बोला था कि पोटेशियम आयन आपके वहां पे रहते हैं समवॉट ओपन, सारे बंद नहीं होते, समवॉट वो ओपन रहते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो गोइंग टू बी अनट्रू। कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेबल टू माय सोडियम आयंस। अब ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है। दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय ट्रू स्टेटमेंट। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। आई होप सब ये समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन डी के अंदर कहा जा रहा है कि आपका इट इज गोइंग टू बी परमेबल टू द पोटेशियम आयंस बट नियरली इम्परमेबल टू माय सोडियम आयंस। सो दैट बिकम्स माय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलिए ये बताइए, ये भी आप कर सकते हो जाएगा। काफी टाइम लग गया वैसे आंसर करने में। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर जाना, और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो आपको होगा दैट इज योर एक्सोप्लाज्म। बात को समझो सब लोग बेटा, आपका यहाँ पे आई थिंक सिर्फ 3 लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। देखो, ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ नर्व इंपल्स, जो आपका नर्व इंपल्स आपका ट्रैवल कर रहा है वहां पे, देन द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, आपका एक्शन पोटेंशियल जो आपका जनरेट हो रहा था वो कौन से मूवमेंट होने के बाद आपका पे जनरेट करेगा। सो यू शुड नो दैट कि क्या चीज आपके अंदर आ रही थी, क्या चीज आपकी बाहर निकल रही थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन आंसर दिस। तो बताइए सलम कुमारी, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन 4। जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, सर डी ऑप्शन। डी करो आप भी। मुस्कान कुमारी, सर ऑप्शन बी। अभिषेक, सर सेकंड ऑप्शन होगा सर इसका। बस ऑप्शन बताना है सर, इस ऑप्शन बता दीजिए। चेतना, सेकंड ऑप्शन। योर सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। आप समझे इस बात को कि जब आपका नर्व इंपल्स आपका चालू करता है ट्रैवल करना, देन आपके सोडियम आयंस आपके बाहर से अंदर आ रहे होते हैं। सबसे पहला इवेंट आपका ये होता है बेटा। आई होप ये सब बातें आपको याद आ रही है। पूजा एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, अंशिका, पूजा एंड ऑल द पीपल, वी हैव डन दिस थिंग कि जब आपका नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन आपके यहाँ पे हो रहा होता है, वो टाइम पे आपके सोडियम आयंस आपके बाहर से अंदर आ रहे होते हैं, और वो चीज आपके यहाँ पे ऑप्शन बी में आपके क्लियरली मेंशन की हुई है, दैट इज सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये आपके यहाँ पे होगा। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ये इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा है, दैट इटसेल्फ मींस इट इज अ नर्व इंपल्स कंडीशन मेरे यहाँ पे हो पा रहा है। और कोई भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है। K+ आयंस आपके अंदर से बाहर जा रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू।
वो हो रहा होता है, बट इट इज नॉट अ मेन इवेंट विच इज हैपनिंग फॉर माई नर्व इम्पल्स कंडक्शन. केवलर आयंस फ्रॉम बाहर से अंदर एक्स्ट्रासेलुलर से लेकर इंट्रासेलुलर, दैट्स आल्सो अनट्रू, ये भी आपका गलत है आपका यहाँ पे. एंड सोडियम आयंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये भी आपका गलत हो जाएगा. इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर थोड़ी हो जाएगा जा रहा होगा. तो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ रहा है. पहले ये बताओ कि क्या ये सबको समझ आ रहा है, मैं सवाल में आपको क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन. Yes, sir. बेटा बहुत कम लोगों ने हैंड रेज किया था इसके लिए, और आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड फॉर दिस. You should always know that whenever your nerve impulse transfer will happen, ये मेरा समझो यहाँ पे मेरा सोडियम आयन चैनल, और उसी के बाजू मेरा यहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल. तो आपको याद रखना है कि आपका जब ट्रिगर मिलता है ना एक्सॉन को, जैसे एक्सॉन को ट्रिगर मिलता है, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सोडियम आयंस एंटरिंग इनसाइड द एक्सॉन. तो सारे के सारे सोडियम आयंस आपके भाग भाग के एक्सॉन के अंदर जाना चालू करेंगे. और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपका चैनल ओपन हो गया. Now suddenly you have a hammer of Na plus ions inside, and that is why it is important. So आपका यहाँ पे हुआ क्या, बाहर से Na plus ions आपके अंदर है, so we call it as a extracellular fluid. extracellular fluid से आपके जो सोडियम आयंस थे वो आपके आगे आपके एक्सोप्लाज्म के अंदर, that is my intracellular fluid. Intracellular fluid. This is what you find happening in this. So ये आपका एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसकी वजह से आपका कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स आपका स्टार्ट होता है. अगेन पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड डू इट थॉरली. सब लोग ये कर सकते हो, बड़ा आसान सवाल है. सवाल को मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ऐसा हो तो सी. सवाल आपको यहाँ पे ये है that during the transmission of nerve impulse through the nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electrical charge. तो पूछा गया कि इनर साइड पे आपका किस टाइप का चार्ज आपको मिलता है, और आप देख सकते हो कि वो कैसे आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है. सो नाउ रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. बोलिए शिखा. Sir, option C. कोमल पांडे. Sir, option C. प्रिंस. Sir, fourth. चेतना. Fourth option. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. पूछा क्या गया आपसे इन लोगों ने, नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड. इनर साइड पे आपको पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है, तो आपको मैंने पहले बताया था और एक बार फिर बता रहा हूँ कि इनर साइड के अंदर आपका पोटेंशियल हमेशा आपका रहता है नेगेटिव स्टार्टिंग में. तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर याद रखना, द इनर साइड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड द आउटर साइड विल हैव द पॉजिटिव चार्ज. ये होता है बेटा आपका रेस्टिंग कंडीशन. सो जिन्होंने भी लाइक ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हुआ है, वो बेटा ऑप्शन सी क्या हुआ है ना यहाँ पे, दैट इज नॉट ट्रू. इनर साइड के अंदर आपको हमेशा मिलेगा आपका रेस्टिंग स्टेट के अंदर इनर साइड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. हमने देखा था ना, अभी हमने देखा भी था, विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. फिर ही आपका चेंज होता है इनटू पॉजिटिव एंड देन इट विल कम बैक टू माय नेगेटिव अगेन. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, देन यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन बैक यू हैव अ नेगेटिव चार्ज. तो ये चीज आपको होते मिलती है कि अंदर इनिशियली आपका नेगेटिव चार्ज जो हमने देखा था रेस्टिंग स्टेट में, इनर साइड विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड. अब जैसे ही आपका पोलराइजेशन हुआ, जैसे ही आपका नर्व इंपल्स मिला वहां पे, तो आपका सारे Na+ आयंस आपके अंदर आ जाएंगे. सो दैट मींस नाउ इनर साइड विल बिकम माय पॉजिटिवली चार्ज एंड देन उसके बाद यू री-अटेन द रीपोलराइज कंडीशन, दैट मींस यू विल अगेन गो बैक टू द नेगेटिव चार्ज. ये आपका यहाँ पे हो रहा है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है? नाउ आई वुड रादर आस्किंग यू दैट ये बात समझ आ रही है, मुझे ये बताओ क्या आपको कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स में कोई दिक्कत आ रही है? अभी भी तो बता दो मुझे. इफ देयर आर सम स्पेसिफिक दिक्कत तो बताओ. द क्वेश्चन गोस टू ऑल ऑफ यू, सिर्फ वो बच्चों के लिए नहीं जो लोग आंसर कर रहे हैं, सबके लिए. क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में अटक रहे हो जहां पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग हैंड रेज कर दोगे कि अरे सर ये तो आता है. ऐसे सवाल कौन ही पूछता है. मेरा ये इतना मेरा कॉन्फिडेंस था कि ऐसे आप लोग का रिएक्शन होगा, बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मुस्कान Yes, sir. एंड पलक, परिदीप, पीयूष, पूजा, सना, सबके नाम नहीं ले रहा, बट आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे क्या हम सीख रहे हैं, है ना.
So it was a simple question. I was expecting more people to answer this. देखो आपको 11 स्लोली कराया है इसलिए जा रहा है ताकि आपको समझ आए. अगर वो समझ नहीं आ रहा देन यू हैव टू टेल मी ना, ताकि हम उसे वहां पे रोक के वापस सीख सकें. So आपको बताना पड़ेगा अपने एंड से. चलो नाउ नेक्स्ट वन. इन द रेस्टिंग स्टेट, पढ़ लो खुद से सवाल एंड गिव मी करेक्ट आंसर. In the resting state of neural membrane, diffusion due to concentration gradient if allowed. अगर आपने अलाउ किया डिफ्यूजन होने के लिए यहाँ पे एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कहाँ से चीज आपकी कहाँ पे जाएगी? ऑलराइट, बताइए सलम क्या होगा आंसर इसका? सर ऑप्शन सी. पूजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. प्रिंस आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री कर रहे हैं? किसी का कोई और आंसर है? यस सी सर. ऑप्शन Yes, sir. Yes. ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा. बिल्कुल सी बात है. इन द रेस्टिंग स्टेट के अंदर न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमने अगर अलाउ किया तो कहाँ से चीज कहाँ जाएगी? बाहर से आएंगे आपके अंदर आपके Na+, यू नो दैट, क्योंकि बाहर आपके Na+ का अमाउंट आपका हमेशा ज्यादा, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन द आउटर साइड यू हैव मोर अमाउंट ऑफ योर Na+ and a small amount of my K+. On the other hand, you have high amount of K+ on the inner side and you have a small amount of Na+ on the inner side. तो याद रखना है, द डिफ्यूजन अगर आपका हो रहा है तो Na+ आपके बाहर से आपके अंदर जाएंगे. सो यस, ऑप्शन सी becomes my correct answer. What used to be described as a micelle granule in a nerve cell are now identified as. So इनमें से क्या है, like micelle granule से related कौन सा टर्म आपके यहाँ पे? अब तो कर सकते हो आप इसे. पहले सवाल में आपको पता चल गया था. जो micelle granule वहां पे होते हैं बेसिकली रियल में है क्या? दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपका है वहां पे. सो बताइए जल्दी. अंशिका शर्मा बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे अब? सर सी. Ribosomes. It is a mixture of my ribosomes and RER. So that is why ribosomes is a much better answer. Now they can be identified as a ribosomes. So that is going to be option C over here. ये करके बताओ, ध्यान से देखना and then raise your hand. क्वेश्चन अब मैं पढ़ूंगा नहीं, उससे ज्यादा हेल्प मिल जाती है. बोलिए मुस्कान कुमारी. Sir B. चेतना. सेकंड ऑप्शन. अभिषेक. सेकंड ऑप्शन सर. एंड पूजा. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपको लेगा यहाँ पे सही आंसर. Na+ मूव्स इनसाइड एंड K+ मूव आउटसाइड. तो जब आपका होता है आपका डीप पोलराइजेशन, आप जानते हो द फर्स्ट इवेंट विच विल बी हैपनिंग इज माय सोडियम आयंस गेटिंग इनसाइड. ये आपका सबसे पहला इवेंट आपको हो रहा था और आपके पोटेशियम आयंस आपके बाहर निकल ही रहे होते हैं. सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा. द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज. जंक्शन आपको मिलता है प्री साइटिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइटिक मेम्ब्रेन का जो जंक्शन आपको मिल रहा है उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? So option D. ऑप्शन डी. सब लोग इसके साथ यहाँ पे एग्री कर जाएंगे. इट इज योर ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस. चलिए, तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. वी हैव सीन सम कंडीशंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. तो चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ पे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की. So when we discuss the central nervous system, the first of all you have to know कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे brain and spinal cord. So here we'll be focusing on the brain and your spinal cord. तो ये दो चीजों का हम करेंगे यहाँ पे फोकस. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेन क्या हम क्या सीखते हैं. तो इसमें भी हमारा जो मेन टारगेट यहाँ पे रहेगा दैट्स गोइंग टू बी द ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल मूव ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड. आप जानते हो नर्व सिस्टम को आपका कैसा होता है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस चार्ट. व्हाट यू नो व्हाट इज माय सेंट्रल नर्व सिस्टम, यू नो व्हाट इज माय पेरिफेरल नर्व सिस्टम, राइट. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आपका एक के अंदर आ जाता है, राइट. पेरिफेरल में यू विल हैव योर टू कंपोनेंट्स. यू विल हैव अ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. ऑटोनॉमिक के अंदर आपके दो कंपोनेंट आपके यहाँ पे दो टाइप्स आपके यहाँ पे आते हैं.
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आई होप आपको ये याद होगा, बताया था मैंने आपको कि आपका सिंपैथेटिक विल ब्रिंग इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, जिसको हमने इवन बोला था एज एक्साइटरी स्टेट, एंड पैरासिम्पैथेटिक जो आपका यहाँ पे इट विल ब्रिंग इन अ काम स्टेट। ठीक है, सोमैटिक नर्व्स जो आपके होते हैं दे विल कंट्रोल द स्केलेटल मसल्स। नाउ जब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन की, तो आप जानते हो ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। अब क्रेनियम के अलावा आपके ह्यूमन ब्रेन के आसपास आपको 3 लेयर मिलती है। क्रेनियम तो आपका है यहाँ पे, बट ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। सो यू हैव 3 लेयर्स एंड दिस 3 लेयर्स आर कॉल्ड एज माय क्रेनियल मेनिंजेस। और ये 3 लेयर को जब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ तो आउटर मोस्ट लेयर मेरी यहाँ पे आती है डूरा मैटर, देन आई हैव अ मिडल आर्कनॉइड एंड देन आई हैव अ इनर पाया मैटर। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड दिस 3 थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ माय क्रेनियल मेनिंजेस। सो आपके सामने जब क्रेनियल मेनिंजेस आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा तो याद रखना कोई 3 लेयर आपको याद रखनी है बाहर से अंदर के साइड पे, डूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पाया मैटर। अगर मैं अंदर से बाहर की बात करता हूँ देन लेयर आपकी ऐसी हो जाएगी, पाया मैटर, आर्कनॉइड एंड डूरा मैटर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। सो अगर आपके कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है आपके ब्रेन तक, इफ देयर इज सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन टुवर्ड्स योर ब्रेन, देन दैट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ माय मेनिंजेस। तो उससे आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, यू कैन हैव अ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। अगर आपके मेनिंजेस के अगर आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये आपका हुआ बिकॉज ऑफ योर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेट्स से बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई कई बार दूसरे पैथोजन भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं, बट लेट्स टेक बैक्टीरिया एज एग्जांपल राइट नाउ। अगर ऐसा होता है, अगर आपके मेनिंजेस के अंदर अगर आपका इन्फ्लेमेशन होता है देन दैट इज कॉल्ड एज योर मेनिंजाइटिस। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज मेनिंजाइटिस। तो इतना मेनिंजाइटिस जब आपके सामने टर्म आएगा तो आपने सिंपल ये बात बोलनी है, इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ माय मेनिंजेस। और ये आपका हो सकता है कोई पैथोजन से, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एनी ऑफ द पैथोजन आर नोन टू कॉज दिस मेनिंजाइटिस। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना। और भी कई सारे डिसऑर्डर है जो हम टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसे यहाँ पे हम देखेंगे। चलो देन वी हैव अ जिसके अंदर आपका यहाँ पे आएगा, बोलिए अभिषेक बोलिए। सर मेनिंजेस वाला पार्ट रिपीट करना। मेनिंजेस वाले पार्ट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, आपको 3 लेयर मिलती है सराउंडिंग द ब्रेन विच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। वो 3 लेयर आपके यहाँ पे होती है, डूरा मैटर, आर्कनॉइड एंड पाया मैटर। ये 3 लेयर आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, बाहर से अगर आप यहाँ पे अंदर जा रहे हो देन बाहर के साइड पे यू विल हैव अ डूरा मैटर, देन यू हैव अ आर्कनॉइड एंड देन यू हैव अ पाया मैटर। तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि ये 3 लेयर आपकी होती है प्रोटेक्टिव इन नेचर और इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। यू कैन फाइंड कई बार कोई सारे पैथोजन जाके इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पैथोजन की एंट्री होती है और उसके जैसे अगर होता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, देन वी कॉल्ड एज अ मेनिंजाइटिस। या मैं कह सकता हूँ अगर आपसे कोई पूछे कि मेनिंजाइटिस में क्या होता है तो आपका एक सिंपल आसान यहाँ पे आंसर होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ माय मेनिंजेस। और ये जनरली होता है आपके कोई ना कोई पैथोजन से, इधर इट कैन बी बैक्टीरिया और इट कैन बी समथिंग एल्स, बट पैथोजन की वजह से आपके यहाँ पे होता है आपका मेनिंजाइटिस। अभिषेक समझ आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, so CNS will have the brain and the spinal cord. Brain is a central information processing organ of the body and act as a command and control center. Act as a command and control center. Brain is protected in the cranial activity. Brain is protected in the cranial activity. वो बात हम यहाँ पे जानते हैं. Now, let's talk about the different types of brain, different parts of the brain. So we'll start with the forebrain. So पहले जो हम यहाँ पे start करेंगे, that is going to be the forebrain. So चलिए, मैं आपको यहाँ पे mention करता हूँ. Let me mention something over here. So brain will have certain parts. So you have something called as my forebrain. अब जब आप फोरब्रेन की आप बात करते हो तो फोरब्रेन के अंदर आपको कुछ रीजन्स आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ एरिया कॉल्ड एज माय सेरेब्रम। सेरेब्रम नाम का एक बड़ा सा एरिया आपको मिलेगा यहाँ पे आपका। देन यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज डायएन्सेफेलॉन।
तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दैट योर फोरब्रेन विल हैव टू पार्ट्स, सेरेब्रम एंड डायसेप्लॉन। अब डायसेप्लॉन जो आपके यहाँ पे है, इसके अंदर आपको तीन चीजें आपको मिलती है। तो डायसेप्लॉन इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स, और वो तीन चीजें आपके यहाँ पे क्या होती है, विल हैव समथिंग लाइक योर एपिथैलेमस, you have your thalamus, and you have your hypothalamus. तो एक एक करके इन सब के हम यहाँ पे रोल सीखते हैं। We'll slowly understand all the roles of all the certain parts over here. यार इतना फोरब्रेन में आपको ये दो चीजें आपको मिलती है, सेरेब्रम एंड यहाँ पे डायसेप्लॉन, ये जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो भी आपको पूरा फोल्डिंग आपको मिल रहा होता है ना आपके ब्रेन के अंदर, जो भी आपके सेरेब्रम में आपको फोल्डिंग मिल रहा होता है, सो यू कैन सी ऑल द फोल्डिंग्स ओवर हियर, दैट फोल्डिंग इज कॉल्ड एज माय सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दैट फोल्डिंग, जो पूरा जो फोल्डिंग आपको मिल रहा होता है आपको ब्रेन का, दिस इज कॉल्ड एज माय सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब याद रखना है, जब आप बात करते हो अबाउट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रम, इफ यू टॉक अबाउट माय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो आपको याद रखना है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दो पार्ट्स होते हैं। You will have the right and left hemisphere. You will have your right and you will have a left hemisphere. So right and left hemisphere आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। I'll just write H over here, right hemisphere and left hemisphere. और आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे आपके दोनों हेमिस्फीयर आपके काम करें। You should do such kind of activity which can actually promote the activity of the both the parts of the brain. अब आपको याद रखना है कि दैट आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रम की अगर मैं बात करता हूं, देन यू विल हैव दिस टू पार्ट्स आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो यू हैव अ राइट वन, लेट्स से दिस इज अ लेफ्ट वन, एंड देन यू हैव अ राइट वन। अब ये जो दोनों पार्ट है आपके ब्रेन के, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और इनको कनेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है आपके यहाँ पे एक न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू ओवर हियर, जो इन दोनों पार्ट्स को राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को यहाँ पे कनेक्ट करेगा, एंड दैट न्यूरल टिश्यू इज कॉल्ड एज माय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। सो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्पस कैलोसम करता क्या है, तो आपने तो इतना ही बोलना है फिलहाल के लिए, दैट इट विल कनेक्ट द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के आपके जो दो हेमिस्फीयर आपको हमें मिलेंगे, उनको यहाँ पे कनेक्ट करेगा मैंने यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो लेट्स से कि समझो मेरा यहाँ पे लेफ्ट हेमिस्फीयर है एंड दिस इज माय राइट वन, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। आप यहाँ पे पिक्चर में भी से आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू इन बेटर पिक्चर। यहाँ पे आप देखो, सो यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम ओवर हियर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। अभी तो कॉर्पस कैलोसम आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज अगेन, दिस ये बीच में आपको मिलेगा, और ये आपके दोनों हेमिस्फीयर को आपको यहाँ पे जोड़ेगा। इट इज गोइंग टू कनेक्ट माय बोथ द हेमिस्फीयर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। नाउ ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग वी हैव सीन। नाउ लेट्स कम बैक टू माय सेरेब्रम। अब सेरेब्रम अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना, इफ यू जस्ट सी द सेरेब्रम ओवर हियर, यू विल फाइंड द फोल्डिंग्स इन देम। आप अगर सेरेब्रम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे ब्रेन के ऊपर आपको कई सारी से फोल्डिंग मिलेगी। अभी जो फोल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो फोल्डिंग है आपकी, ये जो ऊपर जो रिज निकल रही है आपके, दिस इज कॉल्ड एज माय गायरी। दिस इज कॉल्ड एज माय गायरी। ऑन द अदर हैंड जो आपके इनवेजिनेट यहाँ पे कर रहा है ना, जो फोल्डिंग आपके यहाँ पे नीचे जा रही है, जो आपकी डेप्थ में जा रही है, ग्रूव में जा रही है, दिस ग्रूव्स यू फाइंड ओवर है ना, ये जो आपको ग्रूव्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, these grooves are called as my sulci. These grooves are called as your sulci. तो अगर आपसे कोई बोले कि यार मेरा क्या होता है, मेरा गायरी क्या होता है, सल्की क्या होता है, तो आपको याद रखना है ऑल द फोल्डिंग्स आई विल गेट टू सी ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय गायरी। और जो भी आपको यहाँ पे ग्रूव्स मिल रहे हैं, व्हाटएवर द ग्रूव्स यू आर फाइंडिंग इन देम इज कॉल्ड एज माय सल्की। उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे सल्की। सो सल्की एंड गायरी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, देन आपके ब्रेन के अंदर यू विल हैव द ग्रे एरिया एंड द व्हाइट एरिया। आपको मैं वो डायरेक्टली पिक्चर में दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। So if you see over here, you can see you have gray matter and you have white matter. तो आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रे मैटर होता है उसमें आपको मिलेगा आपका न्यूरॉन्स का एक सर्टेन पार्ट, लाइक योर सेल बॉडी, योर डेंड्राइट्स आर सीन इन द ग्रे एरिया के अंदर। और जो व्हाइट मैटर जो आपको यहाँ पे होता है, जो थोड़ा अंदर होता है, वहां पे आपको मिलते हैं एक्सॉन्स। तो व्हाइट मैटर व्हाइट इसलिए दिख रहा है बिकॉज यू हैव एक्सॉन्स ओवर देयर, और ग्रे मैटर ग्रे इसलिए दिख रहा है बिकॉज वहां पे आपको मिलेंगे आपके न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज, dendrites are seen over there. Because of that it will appear like a gray matter. So you have a gray matter on the outer side and you have a white matter on the inner side. तो ये चीज आपको याद रखनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, you can see the two hemisphere.
and both of them are connected with the help of my corpus callosum. ठीक है, तो ये एक बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है. That is one thing should be very clear to you. यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो. I hope this points are clear to all of you. यहाँ पे सबको सेल की एक रूप क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ चीज हो ना तो बता देना. So याद रखना, you will have a corpus callosum over here, और ये फ्रॉग में आपको नहीं मिलता. ये भी याद रख लेना, that corpus callosum जो बीच का जो स्ट्रक्चर है ना आपका राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला, फ्रॉग में आपको नहीं मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग. सेरेब्रम को ही हम यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेरेब्रम विल हैव सर्टेन पार्ट्स. तो फोर ब्रेन में यहाँ पर सेरेब्रम, यहाँ पर डायसेफिलॉन, एंड सेरेब्रम इटसेल्फ विल हैव सर्टेन पार्ट्स हो रहे हैं. तो चलिए हम उसे वहां पे देखते हैं. यही पिक्चर को हम यहाँ पे समझेंगे. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन समथिंग ओवर हियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेरेब्रम, तो सेरेब्रम विल बी हैविंग फ्यू थिंग्स. कुछ यहाँ पे आपको लोब मिल जाएंगे. सो विल फाइंड सम लोब्स ओवर हियर. एक आप यहाँ पे लोब जो होगा दैट इज माय फ्रंटल लोब. विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय फ्रंटल लोब. देन यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज योर पैराइटल लोब. अगर आप देखोगे तो इनके नाम आपके क्रीनियल बोन से मैच कर रहे हैं. देयर नेम आर गोइंग टू बी मैचिंग विद योर क्रीनियल बोन्स. याद आ रहा है क्रीनियल बोन्स? आपको कुछ कुछ पढ़ा था हमने. बहुत बढ़िया बेटा. Yes, sir. Then you will have something like my temporal lobe. And you have your occipital lobe. अब देखो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है. फ्रंटल लोब की जब मैं बात करता हूँ तो आपको याद रखना है कि इसके रोल, इसके फंक्शन क्या होता है. सो इफ आई जस्ट हैव टू शो पिक्चर नाउ, यू कैन सी द फ्रंटल लोब इज इन द फ्रंट एरिया में आपको मिलेगा यहाँ पे. सो व्हाट काइंड ऑफ रोल माय फ्रंटल लोब इज गोइंग टू प्ले. फ्रंटल लोब यहाँ पे किस टाइप के रोल यहाँ पे प्ले करेगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन कंट्रोल योर कॉग्निटिव बिहेवियर. कॉग्निटिव मतलब लर्निंग बिहेवियर. सो कॉग्निटिव बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, राइट. इट इज गोइंग टू कंट्रोल योर इंटेलिजेंस. आपके इंटेलिजेंस को ये कंट्रोल करेगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल योर पर्सनैलिटी. वो आपकी चीज को कंट्रोल करता है. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट हैपनिंग, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड देम कंट्रोलिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल करनी है आपके फ्रंटल लोब ने. तो बेसिकली जो भी आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, डिसाइड करते हो, प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वो सारा आपका फ्रंटल लोब आपको यहाँ पे संभालता है, राइट. देन यू हैव द पैराइटल लोब यहाँ पे. अब पैराइटल लोब जो आपके सामने यहाँ पे, ये आपके जनरल सेंसेस को कंट्रोल करेगा. इट इज गोइंग टू कंट्रोल द जनरल सेंसेस. ये आपके जनरल सेंसेस को करेगा कंट्रोल. सो जनरल सेंसेस को जो आप यहाँ पे कंट्रोल करेगा, दैट कैन बी सिंपल एज योर पेन, योर कोल्ड, योर हीट. इनको ये प्रोसेस करता है. सो पेन, कोल्ड, हीट, सम जनरल सेंसेस जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनको प्रोसेस करने का काम होता है मेरे पैराइटल का. तो ये याद रखना. सो जनरल सेंसेस आप इन प्रोसेस भाग पैराइटल वन. देन वी हैव अ टेम्पोरल लोब. अब टेम्पोरल लोब आप यहाँ पे क्या करेगा. सो टेम्पोरल लोब जो आपके यहाँ पे होगा इज नोन फॉर माय सेंस ऑफ हियरिंग. ये कंट्रोल करता है यहाँ पे सेंस ऑफ हियरिंग. इसका लोकेशन वगैरह आप देखोगे तो वो कान के पास में ये देखा जाए तो देखो यहाँ पे टेम्पोरल लोब इज ऑन द दिस साइड. सो इट विल प्रोसेस माय सेंस ऑफ हियरिंग. ओके, और देन यू हैव द ऑसिपिटल लोब. ये आपका कंट्रोल करता है आपका सेंस ऑफ विजन. आप जो देख पा रहे हो ना, उसको कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे ऑसिपिटल लोब. तो ये बात है आपको यहाँ पे याद रखनी. यू हैव अ सेंस ऑफ हियरिंग, यू हैव अ सेंस ऑफ विजन आर कंट्रोल्ड बाय माय टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब यहाँ पे. अब जहां पे आपका टेम्पोरल लोब होता है ना, उसके इनर साइड पे आपको एक और लोब मिलता है. सो ऑन द इनर साइड ऑफ द टेम्पोरल लोब यू हैव वन मोर लोब. उसका भी आप यहाँ पे नाम याद रख लेना. दैट इज कॉल्ड एज बाय ओल्फैक्टरी लोब. कोई बताना चाहेगा कि ओल्फैक्टरी लोब क्या करता है? There is one more lobe over here within the temporal lobe, and that is going to be called as my olfactory lobe. बिना इंटरनेट पे देखे. Smell, Sense of sense. smell. Smell. True. It's going to control my sense of smell. Sense of smell को ये कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो कई सारे लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. And these all are a part of my cerebrum. तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद.
Now let's jump onto my diacephalon. तो चलो ये तुमने यहाँ पे देख लिया. There's something you have understood कि ये सारे मेरे पार्ट है ब्रेन के और ये सब यहाँ पे ये काम कर रहे हैं. So that is something you can see in the picture जो हमने अच्छा occipital भी हमने कर लिया, right? So this is something we have done. Now let's try to understand what are the other parts of my forebrain. तो forebrain में हमने इतना बात देख लिया. अब हम देखते हैं यहाँ पे what is the other thing. Other things are you have something like your epithalamus. So you had a term called as my diacephalon. तो डायसेफेलॉन एक मतलब ऐसा है ना कि आपके जो तीन स्ट्रक्चर से दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डायसेफेलॉन. उसमें पहला आपका यहाँ पे आता है आपका एपिथैलेमस. अब एपिथैलेमस जो आपके यहाँ पे होगा ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अ पीनियल ग्लैंड. ये कंट्रोल करता है, दिस कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ pineal gland. pineal gland को ये कंट्रोल करेगा. ये फॉर्म भी करता है उसे और इसे वहां पे कंट्रोल भी कर सकता है. सो pineal gland बेसिकली बेटा आपका वो ग्लैंड होता है जहां से आपका आता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है मेलाटोनिन. अब मेलाटोनिन जो आपको यहाँ पे हार्मोन आ रहा होगा, दिस हार्मोन इज गोइंग टू इंड्यूस द स्लीप. सो बेसिकली आप कभी ये नोटिस करना, आपने देखा होगा कि आपके घर पे अगर कोई सीनियर है, मतलब सीनियर मतलब अगर आपके घर में आपके दादाजी नानाजी अगर आपके है वहां पे, देन दे वेक अप एट अ राइट टाइम. दे ऑलवेज वेक अप इन द मॉर्निंग एट अ राइट टाइम विदाउट एनी अलार्म. उठ जाते वो लोग, राइट, एंड काम करना चालू कर देते हैं. एंड दे ऑल्सो स्लीप एट वन पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, सिमिलर चीज आपके साथ भी होती है. अगर आपका एक स्केड्यूल स्ट्रांगली अगर आप फॉलो कर रहे हो, देन जैसे आपके अगर आपका रोज का है कि आप 11:30 बजे आप सो जाते हो, देन जैसे ही 11:30 बजे आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि आपको अब सोना है. एंड एज सून एज यू क्लोज योर लाइट ना, वो टाइम पे आपका एक हार्मोन आपका यहाँ पे आएगा, दैट्स योर मेलाटोनिन. एंड मेलाटोनिन इज नोन टू इंड्यूस द स्लीप. अब मेलाटोनिन जो आपको यहाँ पे हार्मोन आ रहा है, इसे हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ आपका स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, ये आपका मेंटेन करता है बायोलॉजिकल क्लॉक. दिस हार्मोन इज नोन टू मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक. ये मेंटेन करता है आपके यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक. सो बेसिकली ये हार्मोन आके आपको ट्रिगर करता है कि इट इज द टाइम टू स्लीप. सो बेसिकली होता क्या है एनिमल्स के अंदर, देखो एनिमल्स के लिए जैसी रात हो गई ना, 7-8 बज गए, इट्स अ नाइट टाइम फॉर देम. एंड मेनी एनिमल्स गो टू स्लीप. मेनी एनिमल्स विल डिसाइड टू स्लीप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपके एनवायरमेंट अगर अंधेरा हो ना, सो पिनियल ग्लैंड विल स्टार्ट सेक्रेटिंग द मेलाटोनिन एंड दैट विल इंड्यूस द स्लीप. जनरली उसका ये काम यहाँ पे होता है. इसके अलावा याद रखना है कि आपका बॉडी का एक रिदम होता है जिसे हम कहते हैं सर्कैडियम रिदम, जिसे हम बाद में अलग से पढ़ेंगे आपके केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर के अंदर. सर्कैडियम रिदम आपको क्या करता है ना, इट एक्चुअली टेल्स यू कि आपको कौन से टाइम पे क्या करना है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप हर दिन 2 बजे अगर आप खाना खा रहे हो, या अगर आप हर दिन 11 बजे अगर आप लंच कर रहे हो, तो जैसे ही 11 बजने वाले होंगे ना, आपको अपना भूख लगेगी, राइट. अगर आप हर दिन रात को 9 बजे अगर आप खाना खा रहे हो, देन एवरी टाइम जैसे ही 9 बजेंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री. दिस इज कॉल्ड एज माय सर्कैडियम रिदम और दिस इज कॉल्ड एज माय बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हर किसी का एक तरीके से आपका रेगुलेट होता है. और इसको रेगुलेट करने के लिए आपका मेलाटोनिन आपके यहाँ पे रोल प्ले करेगा. आपने ये बात भी देखी होगी, आपने ये बात सुना होगा कि अगर आपके कोई फॉरेनर से अगर आपका कोई फ्रेंड आता है, या आपने सुना होगा कि लोग जब जाते हैं फॉरेन के अंदर तो उन्हें जेट लैग होता है. यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म जेट लैग करके आपने सुना होगा कि उनका टाइम जोन आपका चेंज हो जाता है ना वहां पे. क्या समझो, मैं यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो वहां पे जब मैं जाऊंगा तो शायद यहाँ की रात वहां की दोपहर होगी. तो ऐसा अगर मेरा वहां पे कुछ हो रहा है, देन मेरे बॉडी को टाइम लगता है उस साइकिल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए. जब तक मेरी बॉडी को टाइम लग रहा है तब तक मैं वहां पे दिन में सो रहूंगा और रात में जग रहूंगा. सो दैट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय माय मेलाटोनिन एंड दैट मेलाटोनिन इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग माय बायोलॉजिकल क्लॉक. और ये आपका आ रहा होता है पिनियल ग्लैंड से, एंड दिस पिनियल ग्लैंड इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय माय एपिथैलेमस. बताओ क्या ये वाली बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes. Yes, Yes. sir. जबरदस्ती यस मत बोलना, नहीं आ रहा तो बोल लेना कि सर ये वाला पार्ट तो समझ नहीं आया, प्लीज लेट मी नो दैट. सो दैट माय एपिथैलेमस. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज योर थैलेमस. थैलेमस के साथ मैं इसका बहुत सिंपल तरीके से रोल बताऊंगा यहाँ पे. थैलेमस इज नोन फॉर द सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल्स. थैलेमस इज नोन फॉर द सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल्स. अच्छा, आपने वो सुपरमैन जानते हो? सुपरमैन क्या था, कैरेक्टर मालूम है ना सुपरमैन, जो आपने बचपन में देखा होगा या नहीं देखा?
या ऑल ऑफ यू आर लाइक कि नहीं हमने सिर्फ डोरेमोन ही देखा है? सो अगर आप सुपरमैन का, अगर आपने कभी पिक्चर देखा होगा ना, या पिक्चर देखा होगा, तो जब सुपरमैन ग्रो कर रहा होता है ना, जो छोटे से बड़ा हो रहा होता है, so what happens ना, he is actually Superman, so he is having all those super powers. तो वो हर एक चीज को प्रोसेस कर सकता है, मतलब when he is growing up, when he is super, like वो बहुत यंग होता है, छोटा होता है, लाइक 7-8 साल का जब होता है, 6-7 साल का होता है, तो वो एक्चुअली में उसके एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है उसे वो लाइक प्रोसेस कर सकता है। मतलब बाहर उसका अगर कोई दौड़म दौड़ी कर रहा है, अगर बाहर कार भाग रही है स्पीड में, उसे वो पता चल रहा है। अगर कोई बाजू वाली बिल्डिंग में अगर कोई कंस्ट्रक्शन पे अगर कोई काम कर रहा है टेबल पे चढ़ के, उसे वो चीज पता चल रही है। बर्ड्स अगर कहीं चिल्ला रहे तो उसे भी वो पता चल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, ऑल द सिग्नल्स आर कमिंग इन हिज ब्रेन, एंड क्योंकि वो इतना छोटा होता है, वो मतलब द पिक्चर हैज शोन दैट द सुपरमैन इज सो स्मॉल कि उसे पता नहीं हो रहा कि उसके हो क्या रहा है। एवरी सिग्नल एट अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड इज कमिंग इन इट्स ब्रेन, वो सबको प्रोसेस कर पा रहा है वहां पे, एंड दैट इज समथिंग happens with Superman, something which does not happen with us right now. अब थैलेमस यहाँ पे क्या करता है ना, I'll give you the example. For example कि मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ मेरे घर से किसी शॉप पे, और जब मैं जा रहा हूँ तो उस दौरान काफी चीजें मेरे आसपास हो रही है। कोई लोग बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ बर्ड्स अपनी आवाज कर रहे हैं, कहीं पे मेरे कुछ डीजे चल रहा है। जब ये सारी चीजें मेरे आसपास हो रही है ना, आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन वही इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है जो काम का होता है। आपके ब्रेन का काम होता है टू फॉरवर्ड ओनली दैट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेरेब्रम व्हिच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती उसको वो अलग करता है, उसको फिल्टर करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल। तो थैलेमस आपके यहाँ पे क्या कर रहा होगा, थैलेमस विल बी डूइंग समथिंग कॉल्ड एज माय सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि अगर आपके आसपास बहुत सारी चीजें आपकी हो रही है, ओनली एसेंशियल थिंग्स हैव बीन ब्रॉट टुवर्ड्स द ब्रेन। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सब चीजों पे आप अटेंशन दे रहे होते हो, और ऐसा चाहिए भी नहीं। अगर ऐसा होने लगता है ना, then you cannot focus on one thing, right? So that is why even the number of things are happening in your surrounding, आपका ब्रेन क्या करता है, सिर्फ चोजन सिग्नल को भेजता है आपके सेरेब्रम तक, and that is the role of my thalamus. So thalamus is known for my sorting of signal. सिर्फ एसेंशियल सिग्नल को ऊपर भेजेगा, बाकी जो लीस्ट एसेंशियल सिग्नल है उनको आगे नहीं भेजता प्रोसेस करने के लिए। So this is something you have to remember in this. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes. Yes, sir. ये एक बात आपको याद रखना है, that is what my sorting of signal actually means. And then you have the next part of the diacephalon, that is going to be the hypothalamus. Hypothalamus हम लोग लेंगे यहाँ पे. Let's write something about the hypothalamus over here. अब जब मैं बात करता हूँ about my hypothalamus, this will have number of functions. So एक तो इसका यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोएंडोक्राइन फंक्शंस का यहाँ पे होता है. It is going to control number of hormones. कोई मुझे बताएगा कि आपका हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? GnRH. वेरी गुड अंशिका शर्मा, राइट, ट्रू. So it will have a neuroendocrine functioning. So neuroendocrine role इसके यहाँ पे होते हैं. So अब मैं एक चीज बताऊंगा, वो हमेशा आप लोग याद रखना. ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस रिवाइज करा रहा हूँ. So assume that you have a hypothalamus. और ये हाइपोथैलेमस जो आपका यहाँ पे है, ये आपका कनेक्टेड होगा विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको यहाँ पे पता है क्या मिलेगा? यू विल हैव टू पार्ट्स. यू विल हैव द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड यू विल हैव द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओवर हियर. दिस इज माय पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है, रिलीजिंग कौन रिलीज कर रहा है बेटा? अभिषेक. रिलीजिंग हार्मोन, राइट. सो हाइपोथैलेमस आपके यहाँ पे रिलीज करता है. आपके यहाँ पे जितने भी हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे हाइपोथैलेमस से, यू कॉल देम एज अ रिलीजिंग हार्मोन. जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जो भी अंशिका ने दिया, दैट्स GnRH. अब GnRH जब आपका आ रहा है आपके हाइपोथैलेमस में से, ये जाके बोलेगा आपके एंटीरियर पार्ट को, और उसके बाद आपका एंटीरियर पार्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय GnRH विल स्टार्ट रिलीजिंग माय LH एंड FSH. मेरा एंटीरियर पार्ट यहाँ पे क्या करेगा, जैसे तो सिग्नल मिला ना ऊपर से, सो नाउ इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द LH एंड FSH. तो आपको याद रखना है, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को,
बल्कि हाइपोथैलेमस ही जाके बोलेगा कि चलिए आप ये रिलीज करिए, वो रिलीज करिए, ये काम आपके हाइपोथैलेमस का ही होता है. सो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज माय रिलीजिंग, इज गोइंग टू रिलीज सम ऑफ द रिलीजिंग हार्मोन. और हाइपोथैलेमस से के बारे में एक और बात याद रखना कि ये किससे कनेक्टेड है. हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. So hypothalamus is going to connect to the pituitary gland with the help of a stalk-like structure, and that stalk-like structure is called as my infundibulum. तो यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस आपका कनेक्टेड है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, और ये जो स्टॉक-लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस स्टॉक-लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय infundibulum. ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये वैसा ही infundibulum है जो fallopian tube में आपको दिखता था, राइट. सो याद रखना, hypothalamus is connected to pituitary gland with the help of a stalk. That's my infundibulum. And hypothalamus will have a neuroendocrine function. बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है न्यूरोएंडोक्राइन के अंदर, and going to release the releasing hormone. अब इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन खुद से बनाता है. वो 2 हार्मोन कौन से होते हैं जो हाइपोथैलेमस आपको बना के देगा? बोलिए बोलिए. Which are those 2 hormones which have been formed by my hypothalamus? एक होता है बेटा आपका ऑक्सीटोसिन, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है वेसोप्रेसिन. So vasopressin and oxytocin are the 2 hormones which I'll find formed by my hypothalamus. अब याद रखना, इनका फॉर्मेशन आपका होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, but these hormones are stored in my posterior part of my pituitary gland. They have been stored in posterior part. So posterior part के अंदर इनको आप यहाँ पे करोगे stored. ये बात भूलना मत कभी, that your hypothalamus will be making these 2 hormones, and these 2 hormones are been kept or been stored in my posterior part of my pituitary gland. ठीक है. बाकी LH, FSH, TSH जो भी आप कर रहे हो वो तो आपके इंटीरियर पार्ट में बन रहा होता है, बट ये 2 हार्मोन के बारे में आपसे अगर पूछा है कि इन्हें बना कौन रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमस. अगर आपसे पूछे कि इनको रखा कहाँ जाता है, देन यू विल से दे हैव बीन केप्ट इन माय posterior part of my pituitary gland. So this is something you have to know. तो ये बताओ, क्या ये वाली इंफॉर्मेशन आपको समझ आ रही है? Is one of the role of my hypothalamus clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर चलो. अब इसमें एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. So hypothalamus is also known to know few things. Let me just, it will यहाँ पे आपका मेंशन कर देता हूँ. It is going to control your eating, drinking and temperature regulation. Going to control your temperature regulation. तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. तो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा आपके यहाँ पे हाइपोथैलेमस. ठीक है. ड्रिंकिंग, हीटिंग मतलब लाइक थर्स्ट एंड हंगर को ये कंट्रोल करेगा. उसके अलावा गोइंग टू रिलीज सम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे. एंड लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम अगर आपके सामने टर्म आए तो इसको बोलना आप यहाँ पे इमोशनल ब्रेन की तरह आप याद रख सकते हो. लिम्बिक सिस्टम अगर आपके सामने ये टर्म आ रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी आल्सो कॉल्ड बाय इमोशनल ब्रेन. राइट. सो हाइपोथैलेमस का ये अलग है, लिम्बिक सिस्टम आपको यहाँ पे अलग आ जाएगा. राइट. सो लिम्बिक सिस्टम को हम अलग से बाद में देखेंगे कि इसका ये टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल क्यों करें और ये किससे बना हुआ होता है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. बट लिम्बिक सिस्टम जो आपके सामने ये टर्म आएगा इतना, इट इज अ इमोशनल ब्रेन and involved in controlling the sexual behavior and expression of emotional reaction. अभी के लिए आप इतनी बात यहाँ पे याद रखो. ठीक है. So that is my hypothalamus, and then you have the thalamus. Cerebrum wraps around a structure called my thalamus. It is a major coordinating center for my sensory and motor signals. तो sensory motor signal को coordinate करेगा, और जो मैंने आपको बोला था वो आपको यहाँ पे याद रखना है. That is going to be your sorting of signals. Sorting of signals आपको यहाँ पे करते हैं आपको thalamus. ठीक है. तो फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि आप इतनी बातें यहाँ पे याद रख लो. थैलेमस आपका क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे क्या कर रहा है. सो दिस इज अ इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो व्हेन यू टॉक अबाउट माय फोर ब्रेन. तो जब आप फोर ब्रेन की आप बात करना चालू करते हो ना, पहले आपको बताने कि फोर ब्रेन के अंदर आपको मिलते हैं आपके 2 एरियाज. यू हैव अ सेरेब्रम, यू हैव अ डायसेफिलॉन. सेरेब्रम के अंदर आपको याद रखना यू हैव अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो पे है, यहाँ पे यू हैव अ 2 हेमिस्फीयर एंड दिस 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माय कॉर्पस कैलोसम. डायसेफिलॉन विल हैव 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. Then you have to tell them कि आपका जो थैलेमस यहाँ पे होता है, first of all cerebrum will have a frontal, parietal, temporal and occipital lobe. सारे लोब के नाम याद रखना, कौन से लोब क्या काम कर रहे हैं, that is something you have to know. And after that you can talk about my epithalamus. ये कर क्या रहा है? Epithalamus is going to control the functioning of the pineal gland
which is going to release the melatonin, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है. थैलेमस इज नोन फॉर माय सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल, जो मैंने आपको सिखा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको यहाँ पे. एंड देन यू हैव द हाइपोथैलेमस व्हिच विल हैव दिस काइंड ऑफ रूल्स, लाइक न्यूरोएंडोक्राइन रूल आपके मिलेंगे यहाँ पे. एंड अलोंग विद दैट दे विल आल्सो हैव अ रोल इन कंट्रोलिंग योर थर्स्ट, हंगर, वेल एंड थर्मोरेगुलेशन. ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऐसे ही सवाल आ जाता है. सो थर्मोरेगुलेशन, योर थर्स्ट एंड योर हंगर इज कंट्रोल्ड बाय माय हाइपोथैलेमस. एंड लिम्बिक सिस्टम को हम वापस एक बार फिर क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड माय इमोशनल ब्रेन. अभी के लिए आप इतना रख लो, बट देन आई विल टेल यू व्हाट यू फाइंड इन दैट. ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है. तो क्या आपको फोरब्रेन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द फोरब्रेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्या आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा है. कोशिश करना कोई किसी फ्रेंड को पकड़ना, उसे भी समझा देना. किसी फ्रेंड को पकड़ के अगर समझा दोगे ना तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा. दैट्स व्हाट यू शुड डू. देखो कोई फ्रेंड आसपास मिले, उसे बोलो कि अरे फोरब्रेन सीखना चाहोगे, अरे आओ बैठो, एंड देन टेल देम. सो आपका रिवीजन हो जाएगा एंड यू विल आल्सो लर्न दिस थिंग. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. उसके बाद मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर किया है. अपना वक्त निकालिए. 30 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, लोकेशन मूवमेंट के कुछ है और कुछ है मैक्रोब्स के. सॉल्व दैट असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी. एंड असाइनमेंट कर लेना, फ्राइडे को शाम तक कर लेना, मैक्स टू मैक्स अब तक कर लेना. So we'll try to give you such assignment जो आपके MT के साथ भी overlap करेंगे, and you can have a preparation done using those assignments. ठीक है? So that is something we'll have to focus on, right? Okay, so अब आपके अगर कोई सवाल है, if you have any kind of question based on the things we have done, if you have any questions right now, then please go ahead and ask your questions. Nothing? No questions? ऑलराइट, ठीक है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. ये चीज हमने आज की क्लास में हमने यहाँ पे कवर किया. असाइनमेंट सॉल्व